यहाँ जो अभी अतिथि पधार रहे हैं उनके आने का कारण और कांग्रेस किस तरीके से उनका स्वागत करेगी, और राजस्थान में जो अभी कांग्रेस की जो प्रणाली है क्या उसके बारे में बताएंगे, या मजदूरों के बारे में बताएंगे, या आम आदमी के बारे में बात करेंगे? हमारे राज्यसभा के युवा सांसद, यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, जुझारू और युवा नेता नीरज जी डांगी का सांसद बनने के बाद प्रथम बार उदयपुर आगमन पर इंटक के कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका स्वागत और अभिनंदन कार्यक्रम रखा गया है। आपको ज्ञात होना चाहिए कि नीरज डांगी एक युवा दिलों की धड़कन, उन्होंने यूथ कांग्रेस में रहते हुए कई नए नए नवाचार के माध्यम से युवाओं को प्रेरणा दी और कई चीज़ें उन्होंने ऐसी अपने कार्यकाल में युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किए जो आज भी उनको याद किया जाता है। नीरज जी डांगी अभी कल भी बहुत व्यस्त कार्यक्रम में थे, आज भी हैं, और वो इंटक के कार्यालय पर हम उनका भावभीना स्वागत इसलिए करना चाहते हैं कि वो ज़मीन से उठे हुए एक ऐसे नेता है जो मजदूर और कर्मचारियों का दर्द समझते हैं। तो आज पिछले समय में जो कांग्रेस सरकार की जो रीति नीतियाँ रही है, जो मजदूर और किसानों के लिए राजस्थान सरकार ने जो कार्य किए हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का दायित्व इंटक संगठन को सौंपा गया है। तो हम नीरज जी से मार्गदर्शन चाहेंगे कि ऐसे मौके पर राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत द्वारा जो कोरोना काल में मजदूर वर्ग को जिस तरीके से उन्होंने 600 करोड़ रुपया BOCW के माध्यम से हर गरीब वेंडर्स और निर्माण श्रमिक के घर तक उन्होंने जो पहुंचाया है, हम उनको आभार CM साहब का और सरकार का हम यहाँ व्यक्त करेंगे। इसके साथ साथ जिस तरीके से उन्होंने जो खनिज में काम करने वाले मजदूरों को एक बीमारी हो जाती है सिलिकोसिस की, एक इतनी घातक बीमारी है जिसका पूरा परिवार ग्रस्त हो जाता है, और उसके लिए पूरे देश में राजस्थान की ही प्रथम सरकार है जिन्होंने एक सिलिकोसिस की नीति बनाई है। उस मजदूर को, उसके परिवार को पूर्ण इलाज, चिकित्सा और मृत्यु के बाद उसको मुआवजा मिले, इसके लिए भी हम गहलोत साहब का धन्यवाद प्रकट करना चाहते हैं। इस तरीके से कोरोना काल में बढ़िया वैक्सीन मजदूरों तक पहुंचे, वैक्सीन की वजह से, और उद्योगों को बराबर उनको मजदूरों को चलाने के लिए, कारखानों के लिए जो लॉकडाउन पीरियड में उन्होंने मजदूरों का रोजगार नहीं जाने दिया, उसके लिए भी हम उनका धन्यवाद प्रकट करना चाहते हैं। सर, इसमें जैसे माननीय गहलोत साहब जब पूर्व में एक बार मुख्यमंत्री बने थे, अभी वर्तमान में नहीं, उससे पहले 2009 के लगभग, तो जो अनऑर्गेनाइज्ड क्षेत्र की जो लेबर थी उसके लिए एक योजना आई थी श्रमिक कार्ड के द्वारा उनको लाभान्वित करवाना। लेकिन अभी तत्काल में क्या हो रहा है कि इस समय जब भी कोई खाद्य सुरक्षा में नाम लिखाता है कुछ, तो उसको श्रमिक कार्ड की मांग की जाती है, और उसके लिए जब कोई लेबर अप्लाई करती है, ई-मित्र से करे या डिपार्टमेंट में, तो उस व्यक्ति के कार्ड को जनरेट होने में 2 से ढाई वर्ष लग जाते हैं, और उनकी बात नहीं सुनी जाती है, या कह सकते हैं अपन के उनको वेरीफाइड नहीं किया जाता। तो उसके लिए सरकार कैसे डिपार्टमेंटों को आदेश करे, निर्देश करे, जिससे कि जो बेचारे मजदूर भटक रहे हैं, और अभी जैसे आपने कोविड के बारे में चर्चा करी, इस कोविड में तो बहुत ज़्यादा उनकी हालत ख़राब रही है, लेकिन वो अपने इस छोटे से कार्ड को भी जनरेट नहीं करवा पा रहे हैं, बनवा नहीं पा रहे हैं, और जिसके कारण से खाद्य सुरक्षा से वो लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा है। इसमें जो आप कह रहे थे पिछले कोरोना काल और लॉकडाउन में अगर सबसे ज़्यादा मजदूरों को तकलीफ उठानी पड़ी तो पूरे भारतवर्ष में मजदूरों को ही सबसे ज़्यादा उठानी पड़ी, और उसमें मैं केंद्र सरकार की नाकामी को बताना चाहूँगा कि केंद्र सरकार की वजह से हुआ। राजस्थान सरकार ने जो पोर्टल के माध्यम से और जो अभी ऑनलाइन के माध्यम से जिस तरीके से मजदूरों को ई-मित्र के माध्यम से उनको वर्कर्स की जो डायरी के लिए नॉमिनेशन करने की प्रक्रिया रखी है, उसमें आपका बिल्कुल सही कहना। लेकिन उसमें क्या है कि उन्होंने निर्माण श्रमिकों का तो BOCW बोर्ड के द्वारा होता है उसका, और जो वेंडर्स वाला, लेकिन जो दूसरा अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो आप कह रहे हो खाद्य सुरक्षा में, बिल्कुल बहुत दिक्कत आ रही। मेरे ऑफिस में रोज 150 लोग आते हैं, लेकिन हम भी असहाय हैं क्योंकि हम केवल निर्माण श्रमिक और वेंडर्स के लिए ही हमारी यूनियन को अधिकृत कर रखा है। तो अभी जो भारत सरकार ने ई-पोर्टल श्रम सेवा शुरू की है, जो भारत सरकार ने, उसमें सभी अनऑर्गेनाइज सेक्टर को शामिल किया, जिसमें रिक्शा चलाने वाला हो, टैक्सी चलाने वाला हो, दूध बेचने वाला हो, बाल काटने वाला हो, मोची हो, निर्माण से जो बाहर
के काम करने वाले अन्य लोग भी है, खेती में, एग्रीकल्चर में लगान करने वाले, उन सबको अब जोड़ने का ई पोर्टल से केंद्र सरकार ने स्टेट सरकार को अब जिम्मेदारी दी और हमको भी उसमें मीटिंग में बुलाया गया। तो अब हम लोगों में अवेयरनेस और जागरूकता। सर मेरा सवाल ये है कि जो सरकारी जो विभाग के जो अधिकारी हैं, श्रम BOCW या LDMS जो भी है, उन अधिकारियों का लेट करने का कारण क्या है? क्योंकि वो उसमें जब ऑब्जेक्शन लगाते तो ऑब्जेक्शन कुछ ऐसे होते हैं जो बेचारा मजदूर कहीं तक नहीं दे पाता। अगर वो पढ़ा लिखा होता तो वो मजदूरी थोड़ी करता। तो इस वजह से वो अक्सर देरी होने का कारण क्या है? इसमें देरी होने का मेन 4 चीज़ों की कमी को पूर्ति करनी है। एक आपका आधार कार्ड होना चाहिए, एक आपका भामाशाह कार्ड होना चाहिए, एक आप जहाँ काम करते हैं उस काम करने वाले नियोजक या कॉन्ट्रैक्टर के सर्टिफाई कि ये मेरे यहाँ पर ये कार्य किया हुआ है, उसका ये चीज़ों की कमी अगर नहीं है तो एक्सेप्ट हो जाता है। अगर उसमें एक भी कमी रही है तो एक्सेप्ट नहीं होता है। सर मेरा एक मजदूरों की तरफ से सवाल है कि आप सरकार तक, क्योंकि वर्तमान में आपकी सरकार है राजस्थान में, वहाँ तक एक बात पहुँचाई जाए कि जो भी ये प्रोसीजर है अप्लाई करने का, उसका एक टाइम पीरियड बाउंड किया जाए कि इतने बीच में या तो बन जाए या वो रिजेक्ट हो जाए, जिससे कि वो बेचारा मजदूर ठगों के चाले नहीं लगे, ठगों के, क्योंकि इस बीच में ठग भी आ जाते हैं और ठग भी उनका दुरुपयोग कर लेते हैं। अभी 3 दिन पहले मैं जयपुर में श्रम मंत्री जी के साथ मेरी 3 घंटे तक वार्ता थी इन्हीं विषयों पे जी, और मैंने उनसे यही सवाल किया कि ये सरलीकरण करने के लिए हमने जो आपको ज्ञापन दिया है, अभी तक अधिकारियों ने उस पर कोई भी हमको संतोषप्रद जवाब नहीं दिया जी। उन्होंने त्वरित कदम उठाते हुए और अधिकारियों को दूसरे ही दिन अपने सचिवालय में हमारे साथ बिठा दिया और हमारे से जो हमने अभी तक जो ज्ञापन दिए हैं सारी ट्रेड यूनियन मेरे समेत, तो उन पे हमने कहा कि आप इस पे मीटिंग रखवाइए। तो कल जयपुर में श्रम सचिव की अध्यक्षता में मीटिंग होने जा रही है सारी ट्रेड यूनियनों की। जो आपने जो इशू उठाया उसमें ये भी एक सम्मिलित है, तो हो सकता है कल अच्छे समाधान निकल के उसमें आएंगे। उदयपुर में 6 लाख के लगभग जनसंख्या है, उसके अंदर अगर ज़्यादा नहीं हम 5% भी लेबर मानते हैं, और उसका जब हम दूर दराज गाँव में जाते हैं और देखते हैं तो वहाँ पर जब उन लोगों से पूछा जाता है तो कई बार उनको ये होता है कि हमें तो पता ही नहीं कि इस तरह की कोई योजना है भी और हमारे लिए बनी भी है। जहाँ तक मुझे अनुमान है 2009 में माननीय गहलोत साहब ने इस योजना को प्रारंभ किया था, तो वहाँ से अब तक कुछ दूर दराज के गाँव ऐसे जहाँ इस बारे में चर्चा ही नहीं है। तो आपके जो संगठन है राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस, इसके द्वारा क्या कोई ऐसी मुहिम है या ऐसा कोई कार्य प्रणाली है जो उन लोगों तक इस बात को पहुंचाया जाए, उनको मदद की जाए? बिल्कुल आपने सही कहा है कि ये पिछली गहलोत साहब के सरकार में इस योजना को लाने वाली प्रथम सरकार यही थे। मास्टर भंवरलाल जी श्रम मंत्री, मांगीलाल जी गरासिया ने मुझे 4 स्टेट में इस योजना को देखने भेजा। मैं 4 प्रदेश में जाके वहाँ की योजना को लाके राजस्थान सरकार को सबमिट किया और उससे बेहतरीन योजना हमने बनाई। 51,000 रुपया बच्ची की शादी का, निर्माण श्रमिक की 2 बच्चों का, और 6ठी क्लास से लगा के उसके हायर एजुकेशन तक की पूरी छात्रवृत्ति। इसके अलावा प्रसूति 2 बार डिलीवरी का प्रसूति लाभ और मकान बनाने का, ये सारी स्कीम मेरे हाथों से बना के मैंने सरकार को दी और बिरला ऑडिटोरियम में CM साहब के हाथों से हमने चेक वितरित करवाए। हमारी सरकार के कार्यकाल में ये बहुत अच्छी स्कीम चली है पिछली सरकार में। जैसे ही बीजेपी की सरकार आने के बाद इसका राजनीतिकरण कर दिया गया। राजनीतिकरण ऐसा कर दिया गया कि इस सारी कार्य योजना को पंचायत समिति के हवाले कर दिया और पंचायत समिति में सरपंच लोगों ने अपने वोटर को मजबूत करने के लिए निर्माण श्रमिक की बजाय अन्य लोगों को सदस्य बना दिया। और पैसा जो मांगीलाल जी गरासिया जब चार्ज सौंप के आए थे 900 करोड़ रुपया खजाने में सौंपा था, और दुर्भाग्य से कि हम जिस दिन वापस कांग्रेस की सरकार में टीकाराम जी जूली ने चार्ज संभाला मात्र 200 करोड़ रुपया था और 2400 करोड़ की देनदारियां आज की तारीख में बाकी है। क्यों? कि उन्होंने गलत पंजीयन करके जो निर्माण श्रमिक नहीं थे उनको इसका लाभ बंटवा दिया, और जो ओरिजिनल जो निर्माण श्रमिक है आज वो पैसा मांग रहा है। तो अब आप कह रहे हैं कि इसको विस्तार तक गाँव में पहुंचाना। अभी जो हमने जो मीटिंग हुई 3 दिन पहले, उसमें मैंने मंत्री जी को कहा कि हमको ब्लॉक स्तर पे हमारा श्रम अधिकारी बिठाना चाहिए। पंचायत समिति लेवल पे हमारा एक श्रम विभाग का जो श्रमिकों का अधिकारी होना चाहिए। उस पंचायत समिति में वो ध्यान रखे कि ओरिजिनल वर्कर कौन है,
इस श्रमिक में। बाकी अन्य लोग, ऐसे लोगों ने पंजीयन हो गया जो दुबई में काम कर रहा और उसका निर्माण श्रमिक का, और उसने पैसा उठा दिया। अभी हमने रिपोर्ट दर्ज हुई जयपुर में, तो वो आज भी कहा साहब मैं पैसे जमा करा दूंगा, गलती हो गई। तो ऐसे कई फर्जीवाड़ा पिछली सरकार के कार्यकाल में हुआ और उसके लिए जांचें चल रही है। तो हम इसको ब्लॉक स्तर पर पहुंचाना चाहते हैं, पंचायत स्तर, लेकिन हमारे पास संसाधन की कमी है। अब 200 करोड़ रुपया तो हमारे पास बचा है और 2400 करोड़ देना है। अब कर्मचारियों की भर्ती करें, ऑफिस खोलें, तो ये इस पर हम अभी हमारा एक हाई पावर कमेटी की एक मीटिंग सीएम साहब के पास होगी, तभी इसका निराकरण हो सकता है। सर, अब हम एक उदयपुर की छोटा सा सवाल है, उदयपुर से जुड़ा हुआ, कि उदयपुर में एक मुख्य चौराहे जहाँ पर सुबह के समय पर मजदूर वर्ग खड़े रहते हैं। मेरा सवाल इसलिए क्योंकि आप कांग्रेस मजदूर वर्ग को आप संभालते हैं, तो वो जो खड़े रहते हैं वहाँ आए दिन कोई ना कोई वाहन से टकराव होकर दुर्घटनाएं हो जाती हैं, और ना उन मजदूरों के लिए वहाँ पीने के लिए कोई पानी की व्यवस्था है, ना कोई छाया की व्यवस्था है, क्योंकि वो लोग बेचारे टिफिन लेके आते हैं, टिफिन लेके ही चले जाते। तो क्या आपका संगठन कभी सरकार के सामने या यहाँ के जो डीएम है उनके लिए कोई ऐसी बात आवाज उठाएगा कि भाई उनके लिए छाया पानी की कुछ ऐसी व्यवस्था? आपने जो पीड़ा व्यक्त की, ये पीड़ा मैं कई सालों से BOCW बोर्ड का मेंबर हूँ जी, ख्याली जी मेंबर है जी, और मैं उठाता रहा हूँ कि मजदूर, जहाँ मजदूरों की जो चौकटी है, मजदूर जिस चौराहे पे खड़ा रहता है, उसको धूप पानी और बरसात के बचाव के लिए शेड बने, वहाँ टॉयलेट बने लेडीज और जेंट्स वर्कर्स का, वहाँ पानी की पीने का शुद्ध RO लगे। ये मुद्दा मैंने उठाया, लेकिन और मैं खुशी के साथ कह सकता हूँ कि टीकाराम जी जूली ने पिछले बोर्ड की मीटिंग में ये निर्णय पारित करा दिया कि मजदूर मंडी जहाँ पर भी मजदूर खड़ा रहेगा वहाँ शेड बनेगा, उसको शुद्ध पानी मिलेगा और उसके लिए टॉयलेट की सुविधा होगी। ये पिछले बोर्ड में हमने मंजूर करा दिया। जी, थैंक यू सर। थैंक यू सर। कांग्रेस ऑफिस में नहीं किया। मदद क्यों मैं आगे फिर